हमारे यहाँ सामान्य अपवाद के चैप्टर में, जो कि अध्याय 3 में है बीएनएस में, उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें अगर हमसे अपराध कारित भी हो जाए तो हम किस आधार पर माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान अपना पक्ष रख करके हम बचाव का आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लॉ में दो तरह की भूलें हैं, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि इसे कहते हैं कि तथ्य की भूल, और दूसरी है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि विधि की भूल। तो ये प्रोविज़न है कि आप अगर ये साबित कर पाए कि जो भी अपकार्य आपसे हुआ दैट वाज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो तथ्य की भूल के कारण हुआ, तो ये आपके लिए एक अच्छा बचाव हो सकता है। तथ्य की भूल यानी कि आप किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध थे, या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास कर रहे थे, और तब आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया और सद्भावना पूर्वक कर दिया, और वो भी कार्य विधिक हो, तो वो तथ्य की भूल होगी। और तथ्य की भूल के आधार पर अगर आप कोई अपराध कर भी जाते हैं तो आपको न्यायालय में इसका बचाव मिलेगा। जैसे माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश गिरफ्तारी का निष्पादित किया गया, एक आदेश निर्गत किया गया, निष्पादित तो वो आपको करना था। तो मान लिया रामलाल की गिरफ्तारी का आदेश माननीय न्यायालय ने निर्गत किया, और जिसको निष्पादन के लिए आप रामलाल के गांव में पहुंचे और आपने सम्यक सतर्कता और सावधानी से उचित पूछताछ की और रामलाल के घर चले गए। रामलाल घर के पिछले दरवाजे से निकल के भाग गया। वहाँ पर जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा उसके बारे में बताया गया कि यही रामलाल है, लेकिन वो एक्चुअली वो क्या था, राम प्रसाद था। तो आप राम प्रसाद को पकड़ कर ले आए और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहाँ पर राम प्रसाद ने क्या कहा कि साहब ये तो मुझे गलत पकड़ लाए हैं, मेरा नाम तो रामलाल है ही नहीं। तो वहाँ पर आप ये कार्य आप गलत है। आपने किसी भी व्यक्ति को जिसके लिए गिरफ्तारी का वारंट निर्गत ही नहीं था, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी पर्सनल लिबर्टी को, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हरण कर लिया। ये एक ग्रॉस इंजरी है उसके लिए, उसकी रेपुटेशन। मैंने जब इंजरी आपको पढ़ाई थी तो इंजरी में क्या आता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी एक इंजरी है। तो आप लॉस ऑफ रेपुटेशन तो आपने किया ही, उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी आपने उसको क्या एप्रीहेंड करके उसको भी आपने जो है उसको भी आपने बाधित कर दिया। 342 आईपीसी में एक सेक्शन होता है, आपने उसको डिटेन कर लिया रॉन्गफुली, तो इसमें भी एक मुकदमा कायम होगा और आपके खिलाफ सजा मिल सकती है। लेकिन इस प्रकरण में आप अपना पक्ष रखेंगे, आप अपने बचाव में कहेंगे कि सर मैं तो सद्भावना पूर्वक विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इस वारंट के निष्पादन में मैं गया था, और मैंने उचित सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ वहाँ के लोगों से पूछताछ करके रामलाल के घर को ट्रेस किया और वहाँ बैठे व्यक्ति को रामलाल समझकर मैंने गिरफ्तार कर लिया। इसमें मेरी कोई बदयांती नहीं है। तो इस आधार पर, चूंकि वो आपका विधिक कार्य था, क्योंकि वो कार्य आपने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया था, सद्भावना पूर्वक किया था, उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के बाद किया था, तो आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, अतः आपको उस आरोप से उन्मुक्त किया जा सकता है। ये आपके बचाव का आधार हो सकता है। तो ये हो गई हमारे तथ्य की भूल, ठीक है।
इसका एक और उदाहरण देखिए। एक और मैं बताता हूँ। प्रिंस का एक मामला हुआ जिसमें एक युवक ने एक 16 वर्षीय लड़की को भगा के ले गया, उसके साथ शारीरिक संसर्ग वगैरह तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद उसके फादर ने मुकदमा लिखाया। असल में ये जो भी बचाव प्राप्त होते हैं, ये बचाव, इसमें प्रक्रिया मैं आपको समझा दूँ प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग होगी या रॉन्ग डूइंग होगी, वो गुड फेथ में हुई या बैड फेथ में हुई, लेकिन उसमें डेफिनेटली एक मुकदमा लिखा जाता है और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ये लायबिलिटी होती है कि वो आरोप, जो मुकदमे में जो कंटेंट्स हैं, जो एलिगेशंस इम्पोज आप पर किए गए हैं, अपराधी पर किए गए हैं, उन जो आरोप हैं उन आरोपों को संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो प्रूव करे। और जब वो प्रूव करके चार्जशीट लगा देता है तब माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए केस पहुंचता है। तो जब विचारण होता है, इस दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी भी होती है। अभियुक्त गिरफ्तार होकर के अपने बेल राइट्स का उपयोग करके जमानत पर आ जाता है। फिर उसके बाद विचारण के दौरान वो अपना पक्ष रखता है। फिर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अपने आप, मतलब वो जो एलिगेशंस को डिस्प्रूव करने का कार्य, फिर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। बर्डन प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड पर। क्या? अपने को निर्दोष साबित करने के बाद। प्रोसिक्यूशन ने तो अपनी कहानी कर दी, उसने तो आप पे आरोप लगा दिए, आरोप पत्र प्रेषित कर दिया माननीय न्यायालय में, आप आरोपी हैं। अब आपको भी माननीय न्यायालय न्याय के सिद्धांत के अनुसार आपको भी अपनी सफाई का मौका देगा और आप उसमें अपना पक्ष रखने के लिए सेक्शन 108 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसमें आपको जो है अपनी बात, मतलब दिस इज अप टू यू हाउ टू डिस्प्रूव द एलिगेशन इम्पोज्ड अपॉन यू। तब आप कहेंगे कि साहब मैं तथ्य की भूल के कारण मैं समझ नहीं पाया कि ये व्यक्ति राम प्रसाद है। ठीक है। इसी प्रकार से मैं बता रहा था कि प्रिंस के मामले में उसने 16 वर्ष की लड़की का अपहरण कर लिया, उसके साथ जो भी गलत काम उसने किया, उसके फादर ने, उस लड़की के फादर ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया, लड़की बरामद हुई। तो बचाव में लड़के ने कहा कि साहब, उसने वही बहाना उसके वकील ने बताया होगा कि साहब तथ्य की भूल। उसने कहा कि लड़की जो है साहब मुझे तो 20 साल की लग रही थी, वो फिजिकली इतनी मैच्योर थी, मैं समझ नहीं पाया कि लड़की 16 साल की थी। मैं समझ नहीं पाया कि लड़की 16 साल की थी, ये 20 साल की थी, फिजिकली इतनी मैच्योर थी और मैं इसको भगा ले गया। तो वहाँ पर न्यायालय ने इसके बात को माना नहीं, इस बचाव को स्वीकार नहीं किया और उसको सजा दे दी। क्या चीज़ निकल के आई? चीज़ ये निकल के आई, उस वाले केस में हमने आपको बताया कि एक माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वारंट के निष्पादन की कार्रवाई हुई, सम्यक सतर्कता और सावधानी बरतते हुए हुई, सद्भावना पूर्वक हुई, स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने के कारण और विधिपूर्ण कार्य करने में हुई। लेकिन न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियुक्त ने ये कोई विधिपूर्ण कार्य नहीं किया कि एक पिता की संरक्षकता से उसकी नाबालिग लड़की को भगा ले गया, अपहरण करना कोई विधिक कार्य नहीं है। तो ये संरक्षण, ये जो प्रोटेक्शन है लॉ का, ये तभी प्राप्त होगा जब वो विधिपूर्ण कार्य करने में, है ना, विधिपूर्ण कार्य करने में और उचित सतर्कता सावधानी के साथ कोई कार्य किया जाए। ठीक है। तो ये आप तथ्य की भूल समझ गए। अब एक मैंने बताया कि दूसरी भूल होती है हमारी विधि की भूल, द मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। तथ्य की भूल का तो हमें एक बार बचाव मिल जाएगा, लेकिन विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। इसका भी एक उदाहरण आप समझ लें।
एक ब्रिटिशर हिंदुस्तान में आया, यहाँ आकर के उसने झगड़ा कर लिया और झगड़े में मारपीट हो गई और उसने गला दबा के किसी की हत्या कर दी। अब उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो कहने लगा कि साहब मैं तो ब्रिटिशर हूँ, मैं तो अपने ब्रिटिश के कानून को जानता हूँ, लेकिन साहब इंडिया के कानून का मुझे पता नहीं था। आई एम टोटली इग्नोरेंट अबाउट द लॉ ऑफ इंडिया, तो मुझे इसका बचाव दिया जाए। तो उसको बचाव मिलेगा कि नहीं? दूसरा उदाहरण ये है, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर के उससे तलाक लेने के लिए एक वकील को, मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी था, इलिटरेट था, उसने वकील से मिला, वकील को उसने 10,000 रुपये दिए, क्योंकि साहब मेरा तलाक करा देना। और उसने जो है 2-4 दिन में ही एक अन्य शादी कर ली। तो उसकी पत्नी ने जब मुकदमा किया, लाइफ टाइम में आदमी एक ही शादी कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कि साहब इसने ऐसा इलीगल कार्य कर लिया। तो उसने बचाव में कहा कि साहब मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे कानून के बारे में पता नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पता नहीं, मुझे और किसी कानून के बारे में नहीं पता, मुझे तो साहब इतना पता, मैं तो वकील साहब को पैसे दे दिए थे तलाक देने के लिए, अभी उन्होंने तलाक दिलवाया नहीं, तो ये तो उनकी गलती है। तो न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा नो नो नो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जिस देश में रह रहे हो या जिस देश में आप भ्रमण पर जा रहे हो, उस देश के कानून का आपको जानकारी हो। अगर इस आधार पर हम बचाव करने लगे तो यहाँ तो हर आदमी कहेगा कि साहब मुझे तो लूट करने के बारे में पता ही नहीं था कि लूट करने में 10 साल की सज़ा हो, मुझे तो पता ही नहीं था साहब चोरी करने में भी सज़ा होती है ना। तो कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। तो कानून चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो इलिटरेट हो, लेकिन अगर वो इस लॉ ऑफ लैंड पे है, हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान के कानून को, विशेष कानून को, स्थानीय कानून के बारे में अपेक्षा की जाती है कि उसको जानकारी होगी। तो अतः उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। तो समझ में आ गया ये भूल कि भूलना ही था तो इकरार किया ही क्यों था। तो भूलो बड़े उससे, ऐसी भूल हो जो तथ्य की हो, वो तो एक बार क्षम्य है। अच्छा, और मैं बता दूं इसी में भूल, जो हमने जो आपको सेफगार्ड दिए हैं, जो प्रोटेक्शन के जो कानून में और रास्ते दिए गए हैं, एक तो हमने बताया सेक्शन 14, तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य विधिपूर्वक होना चाहिए, कार्य उचित सतर्कता सावधानी के साथ होना चाहिए, है ना। और आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना। वेरी गुड, शाबाश। अब आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? माननीय न्यायाधीश द्वारा अपनी न्यायिक कार्रवाई के दौरान सद्भावना में किया गया कोई कार्य यदि वो गलत हो जाए तो उसके लिए माननीय न्यायाधीश को प्रोटेक्शन है। यानी कि एनी जुडिशियल ऑफिसर in the powers exercising the power conferred upon him by law, मतलब कोई भी जुडिशियल ऑफिसर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एक न्यायिक कार्रवाई के दौरान यदि कोई आदेश पारित करता है और वो आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाए तो उसके लिए अपील तो की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में, लेकिन उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कार्य उसने सद्भावना पूर्वक और न्यायिक रूप से सशक्त होने के बाद किया है। ठीक है। अब इसके बाद आपके जो कोर्स में सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 इसमें है कि
विधिपूर्ण कार्य करने में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, विधिपूर्ण कार्य करने में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना दुर्भाग्य के कारण हो और आपराधिक आशय के बिना हो। ठीक है, विधिपूर्वक रीति से आप उस कार्य को कर रहे हैं और कोई विधिपूर्ण साधनों से काम कर रहे हैं, सम्यक सतर्कता और सावधानी से, ये तमाम एलिमेंट्स उसमें जरूरी हैं। जैसे अगर एक्सीडेंट का मामला, आपने रोड एक्सीडेंट पढ़े होंगे, पेपर्स में आते रहते हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स के केस में मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन जहां उसका आपराधिक आशय और ज्ञान उसका साबित हो जाता है कि उसका क्रिमिनल इंटेंशन था, उसकी जो आशय था उसको जान से मारने का था, तो फिर उस पर हत्या का मुकदमा भी चलता है। जहाँ ये देख लेते हैं कि यार ये तो दुर्भाग्य के कारण है, इसने उचित सावधानी और सतर्कता बरती थी, इसने ब्रेक भी लगाया था, है ना, इसने हॉर्न भी बजाया था, इसने तमाम चीज़ें की थी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और गाड़ी का टेक्निकल मुआयना होता है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये असर्टेन किया जाता है कि इसकी जो है इंटेंशनल ये घटना थी या तथ्य की उसकी मतलब एक उचित सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद हुई थी। तो इस तरह के दुर्घटना के मामलों में भी उसको बचाव का आधार उपलब्ध होता है। तो ये कुछ एक्ट थे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कहाँ आप कर सकते हैं, जैसे देखिए इसके अलावा जो आपके 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, चूँकि वो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में सक्षम नहीं होते, अतः उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, चाहे भले ही वो हत्या का अपराध हो, उसके लिए उनका अभियोजन नहीं होता, उसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना उनके लिए कोई सजा दी जा सकती है। इसी प्रकार अगला सेक्शन है कौन सा, 21। सेक्शन 21 में अगर कोई हाँ तो सेक्शन 21 में हमने आप बताएं, जो बच्चे 7 वर्ष से अधिक आयु के हैं किंतु 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, वो बच्चे थोड़ा सा उनसे अपेक्षा की जाती है कि थोड़ा मतलब साउंड माइंड के हो गए हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त ये है, यदि इस आयु वर्ग के बच्चों का मानसिक जो उनका डेवलपमेंट है इतना है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम हैं। अगर वो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम है तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध की कोटि में आएगा। लेकिन चूँकि वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, अतः उनका जो प्रोसिक्यूशन है या जिनका विचारण है वो साधारण न्यायालय में ना हो करके वो किशोर न्याय अधिनियम 2012 के प्रोविजंस के अंतर्गत किशोर न्यायालय में होगा। और इन बच्चों को अधिकतम सजा 4 वर्ष तक की दी जा सकती है। हत्या के लिए 4 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और इनको साधारण कारागृह में नहीं रख करके इनको कहाँ रखा जाएगा, किशोर बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गए, क्षम्य हो गए। इसके बाद सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 में है, अगर कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, यानी कि वो इंसेन पर्सन है, यानी कि मेंटली साउंड माइंड का नहीं है, शिजोफ्रेनिया का शिकार है, तो उसे अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणामों का कोई ज्ञान नहीं है ना, ना ही उसे लॉ का कोई ज्ञान है, तो वो अगर मान लिया कोई ऐसा अपराध कारित कर देता है, ऐसा कोई कृत्य कर देता है जो अपराध की कोटि में आता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए भी बचाव का अच्छा आधार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, सारी चीज़ें होगी। अब ये आरोप पत्र जब न्यायालय में प्रेषित हो जाएगा, तब उसके बाद
उस पागल व्यक्ति का जो भी केयर टेकर होगा उसके ऊपर होगा कि वो साबित करे कि ये व्यक्ति पागल है। तो उसका मेडिकल होगा, सारे रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। जब न्यायालय को समाधान हो जाएगा कि वाकई में ये व्यक्ति विकृतचित है तो उसको उसके अपराध के दोष से उन्मुक्त किया जा सकता है। तो ये पागल व्यक्ति द्वारा हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब कैसे अपराध होते हैं नशे की अवस्था में। मत्तता, धारा 23 है। सामान्य अपराध की धारा, साधारण अपराध की धारा 23 में क्या है, यानी कि मत्तता में यानी इंटॉक्सिकेशन में कुछ लोग ऐसा है कि जिन लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक शराब पिला दी जाती है, नशा करा दिया जाता है और नशे के कारण होने वाले कार्य की प्रकृति और परिणामों को वो समझ नहीं पाते। तो वो न्यायालय में ये आधार ले सकते हैं कि साहब मुझे तो ये नशा किसी ने खिला दिया था, मैं तो नशा करता नहीं हूँ और मेरी अनुमति भी नहीं ली गई, मेरी इच्छा भी नहीं थी, उन्होंने किसी चीज़ में मिला करके मुझे नशा पिला दिया और उससे मुझसे ये काम हो गया, उसका आधार है। उसके बाद अगर मान लिया धारा 24 है, धारा 24 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से अगर शराब पीकर या नशा करके और उसके बाद आपराधिक कार्य करता है तो वो फिर अपने नशे का आधार खो देता है, बचाव का आधार खो देता है, क्योंकि उसने विलफुल्ली नशा किया। आपने देखा होगा 80% से अधिक अपराध नशा करके ही करते हैं। तो वो नशा ही इसलिए करते हैं कि वो साहस जुटा लेते हैं, है ना। तो जो विलफुल्ली नशा करके अपराध करेगा उसके लिए माननीय न्यायालय में कोई बचाव का आधार नहीं होता। ठीक है, अब आज की क्लास इतनी है, आपके अगले टीचर गेट पर खड़े हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।